राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शनल डिपेंडेंसी। लेकिन ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है। मोटिवेशन भी मिलता है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं। सबसे पहले हम पीवाईक्यू सीरीज पेपर 2 की कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं पेपर 1 की स्टार्ट करूंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के साथ। लास्ट वाले में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज के क्वेश्चंस किए थे, तो अब है नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन उसका। इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि विच वन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आरडीबीएमएस। हमें इसमें ये बताना है कि हमारे पास जो ऑप्शन गिवन है वो किस पैटर्न में या फिर कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट नहीं है, वैसे चेक करना है और फिर बताना है इसका क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमारी प्राइमरी की आती है, उसके बाद कैंडिडेट की आती है और फिर उसके बाद हमारी सुपर की आती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। इसका एक ना ग्राफ होता है, जैसे देखो ये रहा कि हमारी प्राइमरी की हमारी कैंडिडेट की भी हो सकती है और हमारी प्राइमरी और कैंडिडेट की हमारी सुपर की भी हो सकती है। लेकिन इसके अपोजिट नहीं होता कि हमारी जो प्राइमरी की है वो सुपर की भी हो सकती है या फिर हमारी प्राइमरी की है वो कैंडिडेट की भी हो सकती है। नहीं, हमारी प्राइमरी की कैंडिडेट की और सुपर की दोनों हो सकती है, लेकिन हमारी सुपर की प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए इन चीजों को घुमा फिरा देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल है। प्राइमरी की हमारी यूनिक है और कभी भी नल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करते हैं जब मोर देन 1 एलिमेंट्स को हम कंसिडर कर लेते हैं और 3-4 कैंडिडेट की इसको फाइंड आउट करने के बाद उसके बाद जो 2-3 के बाद अगर हमारी नेक्स्ट कैंडिडेट की हमें फाइंड आउट करनी होती है तो वो हमारी सुपर की होती है। तो हर एक सुपर की कैंडिडेट की हो सकती है और प्राइमरी की भी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की जरूरी नहीं है कैंडिडेट की भी और सुपर की भी हो। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना, हमारी प्राइमरी की कैंडिडेट की भी हो सकती है और सुपर की भी हो सकती है, लेकिन सुपर की हमारी कैंडिडेट की भी हो प्राइमरी की भी हो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ग्राफ अगर हमें माइंड में रहेगा हमारे तो हम इजिली इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा आ गया। कल हमने एंटिटी इंटीग्रिटी डोमेन डिफरेंशियल और यूजर डिफाइन तो नहीं की थी, लेकिन की डोमेन वाली की थी। तो इंटीग्रिटी पे कल हमने डिस्कस किया था, आज सारे के सारे हमारे सामने मैच दी कॉलम में आ गया। तो ये 2016 में भी आया था, अब 17 में फिर से रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। तो ये चीजें हमें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी है। हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें तो कर लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने सोल्व कर लिया है, नॉर्मलाइजेशन भी हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। आगे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें हम कर लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं ना, जैसे डिलीट ड्रॉप और ट्रंकेट का था, अब इंटीग्रिटी के अंदर है हमारे में बेसिक बेसिक सी चीजें, उनको हम छोड़ के हल्के में लेके चले जाते हैं और फिर वहीं पे हम मार खाते हैं, हमारे मार्क्स वहीं कटते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, एंटिटी इंटीग्रिटी के सामने क्या लिखा हुआ है, एनफोर्सेस सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल दैट डू नॉट फॉल इनटू एंटिटी और डोमेन। डोमेन के अंदर नहीं होना चाहिए, एंटिटी के अंदर नहीं होते। एंड डोमेन के सामने लिखा हुआ है रोज कैन नॉट बी डिलीटेड व्हिच आर यूज्ड बाय अदर रिकॉर्ड्स, ठीक है। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी एनफोर्सेस वैलिड एंट्रीज फॉर ए कॉलम, सॉरी यूजर डिफाइंड एंटिटी का लिखा हुआ, इंटीग्रिटी का लिखा हुआ है, सॉरी, नो डुप्लीकेट रोज इन ए टेबल। तो अब इसमें से ना सबसे पहले तो ऑप्शन में ही देख लिया करो कि किसमें सारे के सारे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब अगर हमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का भी पता है ना तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या था, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या होता है कि एक फॉरेन की होती है और एक प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें से किसी भी रो को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये दूसरे रिकॉर्ड के द्वारा भी यूज किया जाता है। तो सी का सेकंड आ जाएगा और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, पूरा का पूरा। एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है हमारी, एनफोर्सेस सम स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स दैट डू नॉट फॉल फॉर इनटू एंटिटी और डोमेन। तो वो हमारी क्या आ जाएगी, एंटिटी इंटीग्रिटी हो जाएगी। उसके बाद पूछा था हमारा डोमेन इंटीग्रिटी। डोमेन इंटीग्रिटी क्या होता है हमारा, जिसमें हम फोर्स करते हैं एक वैलिड सॉरी एंट्री के लिए किसमें, कॉलम के अंदर। तो वो हमारा आ जाएगा डोमेन। और उसके बाद आ जाएगा यूजर डिफाइन। तो यूजर डिफाइन हमारा क्या था,
सॉरी, ओह गलती से हो गया, ए का फोर्थ आएगा और डी का फर्स्ट आएगा कि एंटिटी में हमारे कोई भी डुप्लीकेट रो नहीं होता टेबल के अंदर, सारे अलग अलग होते हैं। एंटिटी क्या था हमारा कि हम उसका स्ट्रक्चर, डोमेन वगैरह, उसका स्ट्रक्चर वगैरह वो सारा देखते हैं कि इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए और डुप्लीकेट की नहीं, एक तरह से प्राइमरी की तरह ही बिहेव करता है एंटिटी इंटीग्रिटी। तो ए का फोर्थ आएगा और यूजर डिफाइन हमारा होता है कि उसमें कोई डोमेन और एंटिटी फॉल नहीं करती, सब स्पेसिफिक बिजनेस रूल के लिए वो अपने तरीके से कैसे भी यूज कर सकता है, वो हमारा यूजर डिफाइन होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ना इस डाटाबेस के अंदर रिलेशनशिप होते हैं, वन टू वन, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन एंड वन टू मैनी, 4 रिलेशनशिप होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने पूछा है और इसमें ये होता है कि अगर हमें रिलेशनशिप डिनोट करना है, अगर मैनी है, ठीक है, और वन है, तो इनको कैसे डिफाइन करते हैं, इनके सिंबल्स होते हैं एंटिटी सेट्स में, की एट्रीब्यूट्स को कैसे करते हैं, वीक एंटिटी को, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को। ये हमने फर्स्ट, जब सबसे फर्स्ट वाला पहला क्वेश्चन किया था ना, फर्स्ट जो पीवाईक्यू सीरीज वाला पहली वीडियो डाली थी मैंने डीबीएमएस की बेसिक इंट्रोडक्शन वाली, तो उसमें हमने सारे सिंबल्स किए थे। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है वो जाके जरूर चेक करना, JRF विद AS के चैनल पे पीवाईक्यू सीरीज में आपको डीबीएमएस की फर्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं कि a many to one relationship exists between entity sets R1 and R2. How will it be represented using functional dependency if P K R denotes the primary key attribute of relation R? तो इसमें हमें ये बताना है कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी तक कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम, किसी चीज को जैसे ड्राइव करते हैं तो वैसे ही आ जाएगा। इसमें R1 और R2, R1 R2 के सारे एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, सॉरी रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा पी के R1, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे इसमें लिखा भी हुआ है कि हमारा मैनी टू वन रिलेशनशिप होता है ना, तो वो ये होता है कि सिर्फ एक ही इंस्टांस से पूरी एंटिटी कितने अदर एंटिटीज के साथ रिलेट करती है। जैसे कि अगर एक रिलेशनशिप है दो एंटिटीज के बीच में, तो प्राइमरी की सिर्फ हमारी एक हो सकती है R1, इसमें इसमें इसने बोला है कि प्राइमरी की ऑफ रिलेशन R1 इज पी के R2, प्राइमरी की ऑफ रिलेशन R2। अगर दोनों में हमें चाहिए कि इसकी भी स्पेसिफिक हो और दूसरे टेबल की भी स्पेसिफिक, अगर दो अलग टेबल्स की होती है तो एक प्राइमरी की टेबल हो जाता है, एक फॉरेन की हो जाती है हमारी। ठीक है, उसके अंदर जो प्राइमरी की होगी वो हमारी फॉरेन की रहेगी। तो ये पूरा एग्जाम्पल के साथ बता रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें वही है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैनी टू वन रिलेशनशिप के अंदर, और कुछ भी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसलिए इसका P1 P के R1 implemented and derived by P के R2, सॉरी। तो उसके बाद अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ना, इसके अंदर आ गया, देखो इसमें सीधा ही पूछ लिया उसने, लेट R1 ABC एंड R2 XYZ बी टू रिलेशन, दो रिलेशन है हमारे पास, विच इज ए फॉरेन की ऑफ R1 दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ R2। हमारे पास कभी भी दो टेबल आ जाए ना रेफरेंशियल, जिसमें फॉरेन की और प्राइमरी की वाला कंसेप्ट आ जाए, तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल देखने को मिलेगा। 2018 में, 19, 21, 20, 24, हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको तो भूलना ही मत। हमेशा हम प्राइमरी की में इसमें ये बताना है कि हमें इसमें से कौन सी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है ना जो ऊपर वाले ऑपरेशंस में से बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें हम दो चीजें होती है हमारे पास, वो एक तो वोलेशन हमारा कब कब होता है, प्राइमरी की के अंदर कब होएगा और फॉरेन की के अंदर कब होएगा। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑपरेशन है जो वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते, वो रिलेशन क्रिएट करेगा, या तो प्राइमरी की में करे या फिर फॉरेन की में करे, ये डिपेंड नहीं करता, बट हमें बताना है किस कौन सा करेगा। यहाँ पे टेबल के नाम भी लिखे हुए हैं, तो फॉरेन की वाला हमारे पास R1 है, ठीक है, और प्राइमरी की वाला हमारे पास R2 है। तो इनके बीच में हमें बताना है कि क्या हम प्राइमरी की में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमने प्राइमरी की में इंसर्ट किया है कुछ भी, तो क्या हमें उसे फॉरेन की वाले टेबल में अपडेट करना पड़ेगा। एक हमारे पास होता है रेफरेंस टेबल और एक रेफरेंसिंग टेबल, ठीक है, जिसके अंदर प्राइमरी की होती है वो रेफरेंस टेबल होता है हमारा, और रेफरेंसिंग वाला हमारा फॉरेन की वाला टेबल होती है। तो इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो पहली बात होती है कि अगर हम प्राइमरी की में इंसर्ट करते हैं R2 वाले में,
तो उसमें कोई इशू नहीं होता हमारा, क्योंकि फॉरेन की वाले में हमारी क्या होती है, वैल्यू क्या हो सकती है, नल भी हो सकती है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो हमारी प्राइमरी की नहीं है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन इंसर्ट इनटू R2 ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बी को एलिमिनेट करेंगे हम लोग, तो कहाँ से, फर्स्ट और सेकंड तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब हमारे पास बचा है थर्ड और फोर्थ, तो अब सी ऑप्शन को देखते हैं, डिलीट फ्रॉम R1। R1 मतलब फॉरेन की, तो हम फॉरेन की में से कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम उसमें से डिलीट कर देंगे ना तो हमें प्राइमरी में से भी क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, तो वो एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे वायलेशन क्रिएट करेंगे ना, तो वो हमारा आएगा कि प्राइमरी की में से डिलीट फ्रॉम R2 एंड इंसर्ट इनटू R1। फॉरेन की के अंदर हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट, उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ेगी प्राइमरी की वाले टेबल की, क्योंकि जब फॉरेन की के टेबल वाले अंदर जो भी काम होता है ना, वो सारा का सारा प्राइमरी की परमिशन के साथ होता है, तो इसलिए उसमें इंसर्शन नहीं कर सकते, हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन डिलीट अगर इसमें और प्राइमरी की में अगर हम कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो वो अगर उससे इंटरलिंक होएगा सेकंड टेबल में, वो अपने आप डिलीट हो जाएगा R2 से, तो उसमें भी कोई वो नहीं होता। इन दोनों में हमारा वायलेशन आता है। ठीक है, कि इंसर्ट करते हुए हमें दिक्कत होगी और उसमें से डिलीट करते हुए प्राइमरी की वाले में से। बाकी फंक्शंस हम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। R2 मतलब प्राइमरी की वाले में हम इंसर्ट करेंगे, तो फॉरेन की वाले में हमें जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि प्राइमरी की के पास अपने डिसीजंस लेने की पावर है, लेकिन फॉरेन की वाले टेबल के पास नहीं होती है, तो इसलिए उसके अंदर हम इंसर्ट प्राइमरी की में आराम से कर सकते हैं। हम R1 में से डिलीट भी कर सकते हैं, मतलब फॉरेन की में से अगर हम कुछ डिलीट करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि बी उसकी वो चाहिए हमें, अगर वहां से वो लिंक होगा, कनेक्टेड होगा, तो अपने आप डिलीट हो जाता है फॉरेन की से, अगर प्राइमरी की से कोई कनेक्शन होगा उसका, उस कॉलम का। तो ये था अनोमली हमेशा हमारी होती है कि सॉरी, प्राइमरी की के अंदर हम डिलीट नहीं कर सकते और फॉरेन की के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन की वाले टेबल में हमें परमिशन की जरूरत होती है, और प्राइमरी की में हमें कुछ डिलीट कर दिया तो अगर वो फॉरेन की में रहा, अगर एग्जिस्टेंस उसकी रहेगी, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, वहां पे रिडंडेंसी आ सकती है। इस सारे के अंदर यही कुछ लिखा हुआ है कि हम क्यों इंसर्ट नहीं कर सकते, क्या डिलीट नहीं कर सकते, तो जो मैंने बोल के बताया वो उसमें लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमारा आ गया फिर से, अब देखो कैंडिडेट की हर साल पूछा जा रहा है, 14 में किया था हमने, 15 में था, 16 17 में नहीं आया, 18 में फिर से आ गया, तो हर बार आता है ये, हमें सिर्फ यही चेक करनी है कि कैंडिडेट की वही होती है। अगर हम एक एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करें तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं हो रहा, अकेला दूसरे का एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके देखेंगे किन दो एलिमेंट से हम क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट को सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें ए और बी से देखिए, पहले ए से बी आएगा, अकेला बी किसी को ड्राइव नहीं कर रहा, तो ए तो ये तो नहीं हो सकता, ए वाला तो बिल्कुल है, तो ए ई जहां पे है उसको कैंसिल कर दो, ये दोनों क्या हो गए हमारे, एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। अब आ जाएगा ए ई एफ। ठीक है, तो ए से ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, ई से सी आ जाएगा, ठीक है, और ई आ जाएगा, तो बी सी से बी और सी इकट्ठे हो गए, हमारे पास डी आ जाएगा बी सी से, और फिर डी से फिर से ए आ जाएगा, तो इससे हमें सारे एलिमेंट मिल रहे हैं ए और ए ई एफ तो दोनों में ही है। ठीक है, बी ई एफ भी दोनों में है, तो हमें इसको चेक कर लेते हैं, बी सी एफ या फिर डी ई एफ। तो अगर बी सी एफ का क्लोजर निकालेंगे हम, बी और सी और एफ, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं बी से बी मिल जाएगा, सी से सी मिल जाएगा, और एफ से एफ मिल जाएगा, लेकिन इनके अलावा बी सी से हमें डी मिल जाएगा, डी से ए मिल जाएगा, ए से बी मिल जाएगा, तो इसमें भी हमें सारे के सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, डी ई एफ भी करके देख लेते एक बारी, डी ई और एफ, डी से डी ई एफ, ए मिल गया, बी मिल जाएगा, बी से सी मिल जाएगा, ई से सी मिल जाएगा, तो डी ई एफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज देखनी है हमें, लास्ट क्वेश्चन में नहीं थी, चलो इसमें आ गई, देखो ए से हम बी पे, ए से हम बी को लेके आ रहे हैं, ठीक है, बी ड्राइव कर रहा है, बी सी दोनों मिलके आपस में किसको कर रहे हैं, डी पे, जिस जिस पे एरो जा रहा है ना, हमें उसको ध्यान में रखना, उस एलिमेंट को, ट्रिक है ये। और ई से हम क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, ठीक है,
उसके बाद डी से ए जा रहा है, डी से ए जा रहा है। तो जिस जिस पे एरो है हमें हम वो एलिमेंट्स देखेंगे। ए पे भी है, बी पे भी, सी पे और डी पे भी, ई और एफ पे ही है हमारा। तो अब ये देखो बी सी एफ में था ना, हमने 4 ऑप्शन को क्यों लिया है, बी सी एफ को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बी सी एफ में के अंदर ना हमारे 2 एलिमेंट है जो ड्राइव कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, उनकी एक्सिस्टेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें तो ई और एफ हमारे 2 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऊपर कोई एरो नहीं आ रहा, तो इनका एड ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ई एफ के साथ ही हमारा वो आएगी, कैंडिडेट की होगी, क्योंकि ये दोनों, मैं नाम भूल गई, एक बोलते हैं इसको, क्या एलिमेंट है, हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी, एसेंशियल एट्रीब्यूट्स के साथ ही हम उनका किसी भी तीसरे वर्ड का क्लोजर फाइंड आउट करते हैं ना, तभी हमें क्या चाहिएगी, हमारी कैंडिडेट की मिलेगी, अगर हमें ऐसे मोर देन 1 2 3 पूछी गई हो। तो इसलिए हमने ऑप्शन 4 को लिया है। आई होप अब आप सबको क्लियर हो गया होगा। हमेशा हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी से एरो बना के देखना है कि किस किस एलिमेंट के ऊपर एरो आ रहा है, और जिसके ऊपर नहीं आता वो हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं, कि उनके ऊपर कोई भी, उनसे हम किसी भी नए वर्ड को ड्राइव नहीं कर सकते, या फिर उनको किसी ने भी ड्राइव नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसलिए हम फिर 4th ऑप्शन को इसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 4 आया। नहीं तो बीसीएफ से भी हम सारे सारे एलिमेंट ले सकते हैं, लेकिन बीसी से ई का जो है वो हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट इसके अंदर नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, which of the following key constant is required for functioning of foreign key in the context of relational database? ये तो बिल्कुल आसान है, फॉरेन की के साथ हमेशा क्या आएगा, प्राइमरी की आएगा, प्राइमरी की के बिना हम फॉरेन की में कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये तो बहुत ईजी है, बता, सारे के सारे कंसेप्ट बहुत इजी हैं अभी तक, बस एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमें कैंडिडेट की में फाइंड आउट कैसे करना है, ये सारी चीजें हमारी अपने आप क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। एक बार देखने में ऐसे ही लगता है कि हो जाएगा, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तब हमें पता चलता है हम कितना सोल्व कर पा रहे हैं और कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की में क्या होता है, यूनिकनेस और इरेड्यूसिबिलिटी, तो ये दोनों ही इसके हैं, क्योंकि प्राइमरी की में नल और यूनिकनेस होती है, तो इसमें भी कैंडिडेट की में भी यूनिकनेस और इरेड्यूसिबिलिटी होती है। ये देखो ये लिखा हुआ है कि हमारी अल्टरनेट की में जो प्राइमरी की को छोड़ के सारी होती है वो हमारी अल्टरनेट की होती है। प्राइमरी की हमारी क्या होती है, जिसमें यूनिकनेस की प्रॉपर्टी, इरेड्यूसिबिलिटी प्लस एंटिटी इंटीग्रेंट कांस्टेंट होता है कि हमारी कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, और कैंडिडेट की में सिर्फ यूनिकनेस और इरेड्यूसिबिलिटी होती है। और वहीं अगर सुपर की बात करें तो सिर्फ यूनिकनेस होती है, इरेड्यूसिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनको इनके पे ही डायरेक्ट पूछ लेगा कि सिर्फ यूनिकनेस की प्रॉपर्टी होगी किसमें, सुपर की वाली में होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं हम किसी भी टपल को या फिर रिलेशन में, वो हमारा हो जाता है सुपर की, ठीक है। और उसके अगर अगर इरिड्यूसिबिलिटी और यूनिकनेस की प्रॉपर्टी हो तो कैंडिडेट की हो जाती है, और उसके साथ एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट ऐड ऑन हो जाए तो प्राइमरी की हो जाती है, और प्राइमरी की को छोड़ के बाकी सारे जितने भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर वो होती हैं कॉलम्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट की बोलते हैं। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, वैसे आंसर देख ही लिया तुमने, फिर भी चलो देख। इसमें इसने बोला है कि हमारे पास 2 टेबल गिवन है, 2 एट्रीब्यूट गिवन है, एम्प्लॉय आईडी एंड मैनेजर आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की है और मैनेजर आईडी फॉरेन की है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, रेफरेंसिंग आईडी टेबल। डिलीट कास्केड मतलब अपने आप डिलीट हो जाते हैं, तो हमें बोलना है कि 20 और 40 को डिलीट करने के बाद दैट मस्ट बी डिलीटेड टू मेंटेन डिफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ टेबल इज, तो हमें 20 और 40 को देखना है, ठीक है। तो 20 40 the set of other tuples that must be deleted to maintain the differential integrity of table is, ये बोल रहा है कि 20 और 40 को अगर हम डिलीट करेंगे ना, तो उनको डिलीट करने पे हमें कौन कौन से एलिमेंट्स को डिलीट करना पड़ेगा उसके साथ में। तो ये बोला है देखो 20 को हमने यहाँ से डिलीट किया तो इसके साथ में क्या आ गया 35, ठीक है, यही है ना, हाँ ये रहा। और फिर
नेक्स्ट है हमारा 35 एंड 20। देखो इसमें कि हमने where 20 being the primary key, तो any value 20 in the foreign key be deleted and so on। तो अगर हमने इसमें से 20 को डिलीट कर दिया तो इसके अंदर जो भी 20 वाली आईडी होगी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि समझ में आ जाए, ये हमारी थी प्राइमरी की और ये मैनेजर आईडी हमारी फॉरेन की, तो यहाँ से 20 उड़ेगी, इसको डिलीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी और इसके साथ हमारा कौन सा कॉलम है 35। तो इसलिए क्या गया 20 एंड 35 एंड 20 टू बी डिलीटेड। फर्दर अब हम 35 और 20 को हमने जैसे डिलीट किया तो अब 35 से कौन सा आ गया इसमें, यहाँ पे 35 प्राइमरी की में 35 है तो फॉरेन में भी क्या ढूंढेंगे हम 35 ढूंढेंगे, तो 35 के साथ कौन सी आएगी 30 वाली, तो इसलिए हमारा आया 30, 35 एंड 20। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्राइमरी की परमिशन के बिना हम फॉरेन की में से कुछ भी नहीं कर सकते और ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, लिंक है। तो अगर हम 20 को करेंगे तो हमारा ये डिलीट हो जाएगा और 20 के साथ क्या आएगा 35 और 35 एंड 40। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो फिर से आ गई, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर से हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। वैसे मैंने बताया था कि हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को ऐसे एलिमेंट्स पे वो कर लेंगे, एरोज लगा लेते हैं कि यू से हमें क्या मिल रहा है वी। ठीक है, तो इसको बना दो एरो ताकि हमें पता चल जाए ये एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है, ये कहीं ना कहीं से कहा है उड़ के आया है भाई, इसको किसी ना किसी ने भेजा है, आगे डिफाइन कर रहे हैं किसी को। इसके अंदर यू वी डब्ल्यू नहीं है, एक डब्ल्यू रहेगा, यहाँ पे ऐड ऑन कर लेना इसको। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है एक्स, तो इसके ऊपर भी एरो आ गया। उसके बाद y से w मिल रहा है तो w के ऊपर भी एरो आ गया। मैं उल्टा लगा रही हूँ, कहीं तुम सोचो इसमें स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि मैडम ने तो पता नहीं क्या ही कर दिया, हमें समझ में नहीं आया। उसके बाद x से u आ रहा है तो u के ऊपर भी आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास बचे y और z, तो y और z तो हमारे आने ही आने चाहिए हर एक में। वैसे तो ऐसे भी हो जाएगा सीधा देखने से, अगर तुम्हें समझ आ गया होगा तो मैं बता सकती हूँ। जैसे इसका आंसर डी आएगा, क्यों आएगा डी, देखो तीनों में yz है, इसमें wz आ गया तो इसमें y वाला एसेंशियल एट्रीब्यूट था उसको तो लिया ही नहीं। ये देखो yz से, तो yz से हमारा सॉल्यूशन हो गया। हर कोई ऐसे तुक्के मत लगाना, तुम अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, क्वेश्चन देखते ही तुम बता दोगे, तुम्हें क्लोजर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि क्या कैसे हमें फाइंड आउट करना है कैसे नहीं करना। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है खुद से सोल्व करके देखो, जब से खुद से सोल्व नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें क्लोजर निकालना नहीं आएगा। ऐसे छोटी छोटी चीजों की वजह से गलतियां हो जाएंगी। जैसे लास्ट में मैं भी डायरेक्ट बता रही थी ना, तो मुझे पता था कि वो आंसर आएगा, लेकिन मैं इसको ये भूल गई कि अगर हमारे पास दो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब उनके ऊपर कहीं से भी एरो नहीं आ रहा है, कोई भी फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक है, उसको ड्राइव नहीं किया है किसी ने भी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बिल्कुल, ना ही कोई ले रहा है उसको, ना ही उसको उस पे कोई आ रहा है, तो उसको हम जरूर लेना है हमें, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, उनको ही वो करके साथ में लेके हमें क्या फाइंड आउट करनी होती है, कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है, ताकि सारे के सारे एलिमिनेट हमें क्या है उसके मिल सके उसके अंदर। तो इसको अगर फाइंड आउट करोगे तो करके देख लेना, तीनों का क्लोजर आ जाएगा और सारे के सारे एलिमेंट हमें इसमें किसके अंदर मिल जाएंगे। बहुत इजीली फाइंड आउट करके देखोगे तो पता चल जाएगा। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ए कैंडिडेट की इज मिनिमम set of one or more attributes that taken collectively allow us to uniquely identify and any entity in the entity set। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मिनिमल सेट हम जब फाइंड आउट करते हैं ना, वन और टू मोर एट्रीब्यूट्स है, तो हम उसको पहले एक साथ कलेक्टिवली अलो करते हैं कि हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, उसका क्लोजर निकाल के एक बार उसके साथ में करते हैं। अगर उसके बिना भी हम फाइंड आउट करके देखेंगे उसका क्लोजर कि वो फाइंड आउट सेम हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, तो ये हमारा होता है मिनिमल सेट फाइंड आउट करने का
कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं इसे हम, या मिनिमल सेट बोलते हैं। तो एक कैंडिडेट की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज आल्सो ए कैंडिडेट की इज कॉल्ड ए सुपर की। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कोई भी प्रॉपर सबसेट ही नहीं होगा तो हम उसको कैसे कैंडिडेट की या फिर सुपर की बोल सकते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी यहीं पे मिल गई हमें। सुपर की क्या होता है हमारा कि ए सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट कलेक्टिवली अलो अस टू यूनिकली आइडेंटिफाई एंड एंटरटेन द एंटिटी सेट। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब जो जैसे सबसेट है, सुपर की का सबसेट था कैंडिडेट की, कैंडिडेट का सबसेट था प्राइमरी की, तो जब वो उसके अंदर है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी तो उसकी होंगी ना सेम, तो इसलिए ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद आ जाता है ए सुपर की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज आल्सो ए सुपर की इज कॉल्ड ए कैंडिडेट की। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या गलती थी कि हमें कैंडिडेट की को भी सुपर की ही बोलेंगे, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कैंडिडेट की होती है जो कैंडिडेट की तो होती है लेकिन सुपर की नहीं होती, बट हर एक सुपर की सारी की हर एक कैंडिडेट की होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। ये देखो सुपर की और कैंडिडेट की का डिफरेंस भी है एक यहाँ पे, कि सुपर की इज एन एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाइज ऑल एट्रीब्यूट इन ए रिलेशनशिप। ठीक है, और कैंडिडेट सुपर की का क्या है, सबसेट है, और प्राइमरी की कैंडिडेट की का सबसेट है। ये याद रखना। अभी हम सबसेट वाला ऑप्शन करके आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने वहीं से स्टार्ट किया था। तो ऑल सुपर की कैन नॉट बी कैंडिडेट की सारी सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती, लेकिन सारी की सारी कैंडिडेट की क्या होंगी, सुपर की होंगी। ये बिल्कुल कंफर्म है 100%। तो ये वाला डिफरेंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है पेपर के अंदर, याद रखना। वेरियस सुपर कीज टुगेदर मेक्स द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कैंडिडेट कीज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हम करेंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे, कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की आ जाएगी। सॉरी, इसका एक सुपर की फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी होता है 2n माइनस के। ठीक है, जहाँ पे n हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होते हैं और k हमारी कैंडिडेट की होती है, तो वहां से भी हम डायरेक्ट सुपर की फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस रिलेशन की कितनी निकलेगी। और जब कोई भी वाइल किसी भी रिलेशन में हमें सुपर की नंबर ऑफ लेस देन की होती है तो वो हमारी कैंडिडेट की होती है। सुपर की एट्रीब्यूट कैन कंटेन नल वैल्यूज, लेकिन कैंडिडेट की भी कर सकते हैं, बट प्राइमरी की में नल वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर ए बी सी डी ई एफ बी ए रिलेशन स्कीमा। तो यहाँ पे भी हमें कैंडिडेट फाइंड आउट ही करने हैं, हर किसी में हम यही फाइंड आउट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी देखेंगे हम, देखो इसमें किस किस पे एरो जा रहा है, सी से एफ, तो सी से एफ, ठीक है, ई से ए, ये आ गया यहाँ से यहाँ पे, ए बी इसको, सी से हमें ए, ई से हमें ए मिल गया, ई सी, इन दोनों से हमें क्या मिला है, डी, तो डी पे भी एरो आ गया। ए से हमें क्या मिल रहा है, बी। तो अब हमारे पास एसेंशियल एट्रीब्यूट्स को कौन बचा, सी और ई, सी एंड ई। तो हम सबसे पहले इसका एक क्लोजर निकाल के देख लेंगे, तो क्या हमें इनसे सारे एलिमेंट मिल रहे हैं, तो देखते हैं। चलो, सी से हमें मिल जाएगा सी और एफ, ठीक है, और तो कुछ नहीं मिल रहा, ई भी है साथ में, सॉरी, और ई से मिल जाएगा ए से मिल जाएगा बी, फिर ई सी हो गया, इसी से मिल गया डी। तो ये तो सीधा सीधा हो गया, दो एसेंशियल एट्रीब्यूट से हम अगर सिंपल निकालेंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कैंडिडेट की मिल जाएगी, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ड्राइव हो रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा ई सी लिख लो या सी लिख लो, एक ही बात है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं तक थे। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ चीजें कई बार कंफ्यूज कर जाती है इसमें, तो थोड़ा अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और नीचे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, अच्छे से आप पढ़ सकते हो, खुद से भी सोल्व आउट कर सकते हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे, हैव ए गुड नाइस डे।